सिल्क रोड फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न में मैरीटाइम सिल्क रूट भी ओपन किया गया। ये रूट मॉडर्न डे वियतनाम से शुरू हुआ, जो उस समय चाइनीज कंट्रोल में था। मैरीटाइम रूट इंडिया और श्रीलंका से होते हुए रेड सी और रोमन एम्पायर तक जाता था। इसके बाद सिल्क रोड रोमन एम्पायर तक एक्सटेंड हो गया। सिल्क चाइना में करेंसी की तरह काम करता था। इनफैक्ट चाइना में सोल्जर्स को सिल्क के थ्रू पे किया जाता था। सिल्क लाइट वेट होता है और इसे डिफिकल्ट टेरेन में कैरी करना ज्यादा इजी था। सोल्जर्स फिर सिल्क के बार्टर से जरूरत के बाकी सामान खरीद लेते थे। सिल्क रोड पर ज्यादातर ट्रेड फॉरेन ट्रेडर्स कंडक्ट किया करते थे, लेकिन इस रोड की सेफ्टी चाइनीज पावर के थ्रू मेंटेन की जाती थी और टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। चलिए अब समझते हैं सिल्क रोड के एवोल्यूशन को। एवोल्यूशन। सिल्क रोड के एवोल्यूशन की बात करें तो यह कई फेजेस में डेवलप किया गया। बीच में ऐसे भी फेजेस आए जहां सिल्क रोड का ट्रेड रीजनल पावर्स के राइज की वजह से या फिर एक यूनिफाइंग पावर के डिक्लाइन की वजह से कम भी हुआ। रोमन एम्पायर ने 30 BCE में इजिप्ट को कॉन्कर किया, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को आपस में कनेक्ट करता है। इससे इन रीजन्स के बीच ट्रेड और भी बढ़ गया। रोमन एम्पायर की वजह से सेंट्रल एशिया के सिल्क रोड को बैरिगाजा और बारबेरिकम के पोर्ट से कनेक्ट किया गया, जिसे हम आज गुजरात के भरूच और पाकिस्तान के सिंध और कराची के नाम से जानते हैं। इस इंडियन ओशन के ट्रेड रूट को 60 CE के ग्रीक ट्रैवल गाइड पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी लिखा गया है। रोमन एम्पायर में चाइनीज सिल्क की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि वहां पर स्टेट के द्वारा कई ईडिक्ट्स इशू करने पड़े, जिसके हिसाब से चाइनीज सिल्क को पहनना ही इमोरल डिक्लेयर कर दिया गया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के दौरान नॉर्दर्न इंडिया के कुशान एम्पायर्स ने सिल्क रोड को मेंटेन किया और इंडिया सेंट्रल एशिया टाइज को प्रमोट किया। इसी दौर में ग्रीक कल्चरल इन्फ्लुएंस हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, जहां यूनिक इंडो ग्रीक कल्चरल आर्ट जैसे गांधारा आर्ट डेवलप हुआ। चाइनीज सिल्क का क्रेज इस तरह बढ़ चुका था कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर ने, जिसे बिजेंटीन एम्पायर भी कहते हैं, सिल्क को प्रोड्यूस करने के रहस्य को जानने के लिए सिल्क रोड पर स्पाइज भेज दिए। इन स्पाइज का काम था चाइना से सिल्क वर्म के एग्स को चुराना। इसके बाद बिजेंटीन एम्पायर सिल्क प्रोड्यूस करने लगा, बट चाइनीज सिल्क की क्वालिटी काफी ज्यादा सुपीरियर रही। चाइना की तांग डायनेस्टी ने फिर 7th सेंचुरी में जाके सिल्क रोड को रिवाइव किया। तांग डायनेस्टी के अंदर सिल्क रोड अपने गोल्डन एज में पहुंच गया और मैरीटाइम सिल्क रूट को भी काफी डेवलप किया गया। तांग डायनेस्टी के रूल में चाइना ने पर्शियन गल्फ, रेड सी, मेसोपोटामिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपने स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम प्रेजेंस को बनाया। 1207 से 1360 के बीच मंगोल्स का राइज हुआ, जिन्होंने एशियन कॉन्टिनेंट में काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस की और सिल्क रोड को प्रमोट किया। लेकिन 13th सेंचुरी में मंगोल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद एशिया में बनी हुई पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक यूनिटी काफी वीक हो गई। सिल्क रूट को मेंटेन करने वाला यूनिफाइंग पावर खत्म हो गया। कई स्मॉल पावर्स और किंगडम्स का राइज हुआ, जिन्होंने छोटे छोटे रीजन्स में अपने पावर को कंसोलिडेट कर लिया। इसकी वजह से सिल्क रोड पे होने वाले ओपन ट्रेड को काफी नुकसान हुआ और इवेंचुअली सिल्क रोड डिसइंटीग्रेट हो गया। आइए अब देखते हैं सिल्क रोड से रिलेटेड इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन साइट्स के बारे में। सिल्क रोड साइट्स इन इंडिया। इंडिया में 12 ऐसी साइट्स हैं जो सिल्क रोड ट्रेड में एक क्रूशल रोल प्ले करती थीं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंद्रप्रस्थ, श्रावस्ती, कौशांबी, कुशीनगर, वैशाली, विक्रमशिला, अरिकमेडु, कावेरीपट्टनम और नालासोपारा। फिलहाल ये साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेंटेटिव लिस्ट में है। चलिए बात करते हैं न्यू सिल्क रोड की। न्यू सिल्क रोड। सुएज कैनाल के एस्टैब्लिशमेंट की वजह से एशिया और यूरोप का ट्रेड फिर से एक्टिव हो गया, बट 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर की वजह से सिल्क रोड के थ्रू होने वाले ट्रेड को कई बार ब्लॉक किया गया। फाइनली 1990s में चाइना की ग्रोथ के साथ ही सिल्क रोड रिवाइव हुआ। चाइना ने अपना एंगेजमेंट सेंट्रल एशिया,
सेंट्रल यूरोप और अफ्रीका से बढ़ाने के लिए सिल्क रोड के पुराने ट्रेड रूट्स को फिर से रिवाइव करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ सालों में ही वर्ल्ड का 40% ट्रेड फिर से सिल्क रोड के थ्रू होने लगा, पर्टिकुलरली उसके मैरीटाइम रूट्स के थ्रू। इस अपॉर्चुनिटी को फुली यूज करने के लिए चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 2013 में लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव के दो पार्ट्स हैं, एक लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और एक 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। चाइना ने अफ्रीका में काफी विगरसली इन्वेस्ट किया है ताकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट किया जा सके। ईस्ट अफ्रीका को चाइना से कनेक्ट किया जाएगा और नॉर्थ एंड सेंट्रल अफ्रीका को सदर्न यूरोप से। मैरीटाइम सिल्क रोड में कई डीप वाटर पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें रेलवे और रोड्स के थ्रू हिंटरलैंड से कनेक्ट किया जा सकेगा। आज मैरीटाइम सिल्क रोड पे वर्ल्ड के आधे से ज्यादा शिपिंग कंटेनर्स ट्रैवल करते हैं। मैरीटाइम सिल्क रोड चाइनीज कोस्ट को ईस्ट में हैनोई, जकार्ता, सिंगापुर, कुआलालंपुर, कोलंबो और माले जैसे मेजर सिटीज से कनेक्ट करता है और वेस्ट में जिबूती, रेड सी और सुएज कैनाल के थ्रू हाइफा, इस्तांबुल, एथेंस, इटली और एड्रियाटिक सी से भी कनेक्ट करता है। वहां से रेल कनेक्शंस के थ्रू सेंट्रल यूरोप एंड नॉर्थ सी के पास पोलैंड जैसी कंट्रीज को भी मैरीटाइम सिल्क रोड का पार्ट बनाया जा रहा है। एक रेलवे नेटवर्क है जो चाइना, रशिया, मंगोलिया और कजाकिस्तान को कनेक्ट करता है। इसे यूरेशियन लैंड ब्रिज कहा जाता है और आजकल इसे न्यू सिल्क रोड भी कहते हैं। इस रूट से चाइनीज सिटी उरुमकी को कजाकिस्तान के अलमाटी और नूर सुल्तान से जोड़ा जा रहा है। इसे यूरोप की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश चल रही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ट्रांस यूरेशिया लॉजिस्टिक्स, एक जॉइंट वेंचर है जो जर्मनी, रशिया और चाइना की कंपनीज ने साइन किया है। इसके अंदर चाइना को जर्मनी और बेलारूस और पोलैंड से कनेक्ट किया जाएगा। अब समझते हैं कि न्यू और ओल्ड सिल्क रोड में क्या अंतर है। कंपैरिजन, न्यू वर्सेस ओल्ड। वैसे तो न्यू सिल्क रोड बेसिकली ओल्ड सिल्क रोड और उसके ट्रेड रूट्स को रिवाइव करने की कोशिश है, लेकिन यह माना जाता है कि न्यू सिल्क रोड ओल्ड सिल्क रोड से दो प्राइमरी रीजंस की वजह से अलग है। पहला रीजन यह है कि ओल्ड सिल्क रोड भले ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेड और कल्चरल रूट रहा हो, बट एंशिएंट एरा में इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कम था। इन कॉन्ट्रास्ट न्यू सिल्क रूट चाइना के ग्लोबल पावर बनने के एम्बिशंस को बढ़ावा देने का एक पॉलिटिकल टूल है। साथ में यूएसए की पॉलिसीज सच एज पिवट टू एशिया को काउंटर करने का भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल है। न्यू सिल्क रूट एक और सेंस में डिफरेंट है। न्यू सिल्क रोड का जियोग्राफिक स्प्रेड ओल्ड सिल्क रोड से काफी ज्यादा है। न्यू सिल्क रोड अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी टच करने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीका में यह सिर्फ केनिया के पोर्ट मोम्बासा से ही नहीं गुजरता, बट चाइना इस पोर्ट को केनिया की कैपिटल नायरोबी से भी रेल रोड के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इस न्यू सिल्क रूट को चाइना आर्कटिक तक फैलाने की कोशिश में है, जिसे हम नॉर्दर्न सी रूट बोलते हैं। तो ये थी कहानी सिल्क रूट की। अब हम अंत में बात करते हैं इसकी लेगेसी की। लेगेसी दोस्तों, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सिल्क रोड पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और इनोवेशन का एक सिंबल है। इसका रिवाइवल हमारे एज ओल्ड ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स का एक सेलिब्रेशन भी है। वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज करते हुए सिल्क रोड ईस्टर्न वर्ल्ड के उन कई अजूबों में से एक है जो हमारे लिए प्राइड और सेल्फ असर्शन का एक सिंबल बन सकता है। पर आज के दिन में सिल्क रोड को चाइनीज पावर खुद हेजेमनाइज करने की कोशिश कर रही है, यानी इसे एक पर्टिकुलर कंट्री का सिंबल बनाया जा रहा है। इस रूट के एंशिएंट एरा के कई इक्वल स्टेक होल्डर्स जैसे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया आज चाइना के नियो इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस का शिकार बन रहे हैं। इस कल्चरल सिंबल की ट्रू स्पिरिट को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया है। इंडिया और एशिया अब चाइना के इस नए रीजनल चैलेंज से कैसे डील करेंगे, ये तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बनने जा रहा है। ऐसे में सिल्क रोड का सही इतिहास और इसके ट्रू कल्चरल स्पिरिट को जानना बेहद जरूरी हो गया है। आप क्या सोचते हैं सिल्क रोड के बारे में? हमसे जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में।